गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स का स्वतंत्र व्यापार एवं संरक्षण वाला टॉपिक कर रहे हैं। तो स्वतंत्र व्यापार और संरक्षण के बारे में अपन ने पिछली क्लास में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। इसको आगे कंटिन्यू रखते हुए अपन स्वतंत्र व्यापार की नीतियां पढ़ रहे थे कि स्वतंत्र व्यापार की नीतियां जो कि विश्व के द्वारा या विश्व में 5 प्रकार की नीतियां थी। इसके अंतर्गत 2 नीति अपनी हो चुकी थी, जिसमें आपका प्रतिबंधित नीति और वाणिज्यवादी नीति था। वाणिज्यवादी नीति के बारे में मैं आपको बता रही थी, उसकी विशेषता थी कि अनुकूल व्यापार संतुलन प्राप्त किया जाए और अनुकूल व्यापार संतुलन प्राप्त करने के लिए निर्यातों में वृद्धि और आयातों में कमी करके ही इस संतुलन को प्राप्त किया जा सकता है। इसके आगे कंटिन्यू रखते हुए थर्ड जो नीति थी वो थी आपकी स्वतंत्र व्यापार नीति। पहले आप टॉपिक डाल लो, स्वतंत्र व्यापार एवं संरक्षण। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्वतंत्र व्यापार से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, संरक्षण से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन जरूर आता है या इस पर टिप्पणी भी आ सकती है आपके 10 नंबर की। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। बात कर रहे हैं अपन स्वतंत्र व्यापार नीति जो कि थर्ड थी। व्यापारिक नीतियों में थर्ड नीति जो है आपकी स्वतंत्र व्यापार नीति थी। स्वतंत्र व्यापार नीति। छोटा क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र व्यापार नीति से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर का क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। स्वतंत्र व्यापार नीति नाम से स्पष्ट है, जिस व्यापार में स्वतंत्रता प्रदान की जाए, किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना हो अपने देश की वस्तुओं पर या विदेशों से जो वस्तुएं आ रही है उन पर भी। तो स्वतंत्र व्यापार नीति का जो विकास हुआ था वो वाणिज्यवादी नीति की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। कहने का मतलब है वाणिज्यवादी नीतियों में कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए स्वतंत्र व्यापार नीति का विस्तार हुआ या उदय हुआ। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में, जब 18वीं शताब्दी चल रही थी, उस प्रारंभ में वाणिज्यवादी नीति के विरोध में तीव्र प्रतिक्रिया हुई कि निर्यातों को बढ़ाया जाए, आयातों को कम किया जाए, अपने देश में जो वस्तु बन रही है उस वस्तु को बेचकर उसके बदले में वहीं से कोई दूसरी वस्तु खरीदना अनिवार्य था। कहने का मतलब एक देश की मुद्रा एक देश के अंदर रहे। इसके अलावा बाह्य प्रतियोगिता से वस्तुओं को बचाने के लिए या क्षेत्र के उद्योगों को बचाने के लिए कर वगैरह लगाकर बाह्य वस्तु का कम मात्रा में उपयोग करने दिया जाता था। इस प्रकार की कुछ हस्तक्षेप प्रणाली इस नीति के अंतर्गत थी। तो 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो है ये जो वाणिज्यवादी नीति थी या व्यापारिक नीति जो कि अपन सेकंड नीति पढ़ी है, उन नीति का खुलकर विरोध किया गया। इनमें अनेक अर्थशास्त्री हुए हैं जिन्होंने विरोध किया। इसमें आपका केने का नाम आता है। केने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने वाणिज्यवादी नीति का खुलकर विरोध किया। इसके बाद बात करते हैं तुर्गो की। तुर्गो भी आलोचकों में आते हैं। कौन सी आलोचना की इन्होंने? वाणिज्यवादी नीति, व्यापारिक नीति की आलोचना की है कि इसमें बहुत सारी कमियां उन्होंने महसूस की। नेक्स्ट बात करते हैं कुर्ने। वो भी इन्हीं अर्थशास्त्रियों में आते हैं जिन्होंने वाणिज्यवादी नीति को गलत या जो है कमियां रहने वाला बताया। आगे वाणिज्यवादी नीति का तीव्र विरोध किया। वाणिज्यवादी नीति में उद्योगों को अधिक महत्व दिया गया था। वाणिज्यवादी नीति में जो है ये तीनों अर्थशास्त्री कहते थे कि जो वाणिज्यवादी नीति थी जो कि पहले वाली थी, उसमें उद्योगों को ज्यादा महत्व दिया गया। उद्योगों को महत्व और कृषि की उपेक्षा की गई। कृषि की क्या की गई? उपेक्षा। अब उद्योगों का विकास कब होगा? जब कृषि का विकास होगा। आप उद्योगों को तो महत्व दे रहे हो और कृषि का विकास या कृषि की उपेक्षा कर रहे हो, तो आपके उद्योग धंधे विकसित कैसे होंगे? तो कहने का मतलब वाणिज्यवादी नीति में अर्थशास्त्री कहते थे कि वाणिज्यवादी नीति के अंतर्गत जो है उद्योगों को तो महत्व दिया जाता था और कृषि क्षेत्र की उपेक्षा की जाती थी। इसके विपरीत जो प्रगतिवादी
प्रकृतिवादी आएंगे, वाणिज्यवादी आएंगे, क्लासिकल अर्थशास्त्री आएंगे, प्रतिष्ठित जो को ही क्लासिकल बोला जाता है, ये सारे अर्थशास्त्री आएंगे। तो जो प्रकृतिवादी अर्थशास्त्री थे वो प्रकृतिवादी अर्थशास्त्री कृषि को क्या देते थे, महत्व देते थे। कृषि को सबसे इम्पोर्टेंट चीज मानी जाती थी कि कृषि ही जो है उत्पादन को बढ़ाने वाला स्रोत है। प्रकृतिवादियों ने वाणिज्यवादियों की नियंत्रित व्यापारिक नीति का विरोध कर स्वतंत्र व्यापार नीति का समर्थन किया। अपन ने वाणिज्यवादी नीति में पढ़ा था कि निर्यातों को तो बढ़ाया जाए और आयातों को कम किया जाए। जब आप किसी देश के आयात कम करने के लिए कर लगा रहे हो, सीमा पार टैक्स लगा रहे हो, तो आपकी वस्तु भी जब निर्यात होगी तो उस पर भी टैक्स लगाया जाएगा, सीमा पार यानी कि सीमा शुल्क भी लगाया जाएगा। तो वो ये कहते थे कि कोई भी व्यापारिक नीति है उसको नियंत्रित करने की बजाय हमारा जो व्यापार होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र व्यापारिक नीति यानी स्वतंत्र व्यापार किया जाना चाहिए। ये इन अर्थशास्त्रियों का कहना था। अब आपके क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र व्यापार नीति किसे कहते हैं, तो अपने को इसमें यही बताना है कि स्वतंत्र व्यापार नीति वह नीति है जिसके अंतर्गत विभिन्न देशों के मध्य आयातों तथा निर्यातों पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इसके अंदर लिखना है, लिखो आप इसको, स्वतंत्र व्यापार नीति वह नीति है, स्वतंत्र व्यापार नीति वह नीति है जिसके अंतर्गत विभिन्न देशों के मध्य जिसके अंतर्गत विभिन्न देशों के मध्य, क्योंकि जो व्यापार किया जाता है विभिन्न देशों के मध्य तो होगा, तो विभिन्न देशों के मध्य आयात तथा निर्यातों पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, इनवर्टेड कॉमा क्लोज्ड। कहने का मतलब ये है कि जो स्वतंत्र व्यापार नीति है वह नीति है जिसके अंतर्गत विभिन्न देशों के मध्य जो है आयात तथा निर्यातों पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। कहने का मतलब जिस देश को जितनी मात्रा में आयात करना है वो आराम से कर सकता है और जितनी मात्रा में निर्यात करना चाहता है उतनी मात्रा में निर्यात किया जा सकता है। यही आपकी स्वतंत्र व्यापार नीति कहलाती है। ये इस प्रकार की व्यापार नीति पर किसी प्रकार का किसी भी सरकार के द्वारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, इसलिए ये आपकी स्वतंत्र व्यापार नीति कहलाती है। इसको आप एक बार लिख लो, स्वतंत्र व्यापार नीति वह नीति है जिसके अंतर्गत विभिन्न देशों के मध्य आयात तथा निर्यातों पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, ऐसी नीति स्वतंत्र व्यापार नीति कहलाती है। एडम स्मिथ जो कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों के अंतर्गत आते हैं, उन्होंने भी इसके बारे में कुछ कहा है। वो ये कहते हैं एडम स्मिथ के अनुसार स्वतंत्र व्यापार नीति की धारणा का संबंध एक ऐसी वाणिज्य नीति से है जो घरेलू और विदेशी वस्तुओं के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती। कहने का मतलब हमारे देश में वस्तु बन रही हो चाहे विदेशों से वस्तुएं बनकर आ रही हो, जो उपभोक्ता को पसंद है वो वस्तु आराम से उसे खरीद सकता है, यानी किसी पर कोई भी प्रकार का दबाव नहीं है तथा जो न तो घरेलू वस्तु को किसी प्रकार की कोई विशेष छूट देता है और न विदेशी वस्तु पर कोई अतिरिक्त भार डालती है। ये एडम स्मिथ के स्वतंत्र व्यापार नीति के बारे में जो है कुछ विचार थे। इस प्रकार की व्यापार नीति कृत्रिम बाधा को उत्पन्न किए बिना, यानी किसी भी प्रकार की कर के रूप में ले लो, आप कोटा प्रणाली के रूप में ले लो, सीमा शुल्क के रूप में ले लो, कहने
कहने का मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी कृत्रिम बाधा उत्पन्न किए बिना वस्तु एवं सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह को स्वीकृति प्रदान करती है कि जितनी मात्रा में जो वस्तु चाहिए आप आराम से मंगा सकते हो। तो आप एडम स्मिथ की अनुसार भी ये परिभाषा लिख लो, काफी अच्छी है। देखिए इसके अंदर एडम स्मिथ के अनुसार, एडम स्मिथ के अनुसार, अब एडम स्मिथ स्वतंत्र व्यापार नीति के अंतर्गत क्या बोलते थे? एडम स्मिथ के अनुसार स्वतंत्र व्यापार नीति की धारणा, स्वतंत्र व्यापार स्वतंत्र व्यापार नीति की धारणा, इसको भी आप इन्वर्टेड कोमा में लिखना। आप एडम स्मिथ वाली जो है ये भी परिभाषा दे सकते हो। एडम स्मिथ के साथ स्वतंत्र व्यापार नीति की धारणा का संबंध, धारणा का संबंध एक स्वतंत्र व्यापार नीति की धारणा का संबंध एक ऐसी वाणिज्य, एक ऐसी वाणिज्य नीति से, एक ऐसी वाणिज्य नीति से है जो घरेलू घरेलू का मतलब क्या होता है? अपने देश के अंदर जो वस्तु बनती है वो घरेलू वस्तु कहलाती है। घरेलू वस्तु है, घरेलू वस्तु व विदेशी वस्तुओं के मध्य, विदेशी वस्तुओं के मध्य, यानी बाहर से जो वस्तु बनकर आ रही होती है उसको विदेशी वस्तु बोलते हैं। तो विदेशी वस्तुओं के मध्य किसी प्रकार का, किसी प्रकार का भेदभाव, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती, भेदभाव नहीं करती। कहने का मतलब जो वस्तु अपने देश के अंदर बन रही है और जो वस्तु विदेशों से बनकर आ रही है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई संरक्षण प्रदान नहीं है। जो वस्तु अच्छी है, उपभोक्ता को जो पसंद आ रही है वो आराम से उसे खरीद सकता है। तो भेदभाव नहीं करती है तथा भेदभाव भी नहीं करती है तथा साथ में जो नए घरेलू वस्तु को किसी प्रकार की कोई विशेष छूट देती है तथा जो न तो घरेलू वस्तु को किसी प्रकार की विशेष छूट देती है। कहने का मतलब ये भाई कि हमारे देश के अंदर वो वस्तु बन के आई है तो उसको अपन किसी प्रकार की कोई छूट दे दे, तो ना तो किसी प्रकार की कोई विशेष छूट देती है और न विदेशी वस्तु पर, और न विदेशी वस्तु पर किसी प्रकार का अतिरिक्त
प्रकार का अतिरिक्त भार डालती है कि ये बाहर से वस्तु बन के आई है तो ये ज्यादा बिकेगी, तो हमारे देश के उद्योगों की अपेक्षा विदेशी उद्योग ज्यादा विकसित होंगे या बढ़ेंगे। तो ये एडम स्मिथ के अनुसार स्वतंत्र व्यापार नीति की परिभाषा थी। ये स्वतंत्र व्यापार नीति के बारे में उनके विचार थे कि स्वतंत्र व्यापार नीति की धारणा का संबंध एक ऐसी वाणिज्य नीति से, एक ऐसी व्यापारिक नीति से है जो घरेलू वस्तु व विदेशी वस्तु के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती तथा जो न तो घरेलू वस्तु को किसी प्रकार की विशेष छूट देती है और न ही विदेशी वस्तु पर किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त भार डालती है। ये आपके एडम स्मिथ जो कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री में माने जाते हैं, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं एडम स्मिथ, तो उनके ये स्वतंत्र व्यापार की नीति के संबंध में विचार है। तो इस प्रकार स्वतंत्र व्यापार नीति कोई भी या किसी भी कृत्रिम बाधा को उत्पन्न किए बिना वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह की स्वीकृति प्रदान करती है कि ना ही तो किसी भी प्रकार की कोई कृत्रिम बाधा उत्पन्न की जाएगी, आप जितनी चाहे उतनी मात्रा में वस्तुओं का आयात और निर्यात कर सकते हो। इसको आप जो है लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फोर्थ नीति जो कि अधिक स्वतंत्र व्यापार नीति आएगी। अधिक स्वतंत्र व्यापार नीति। नाम से स्पष्ट है, अधिक स्वतंत्र व्यापार नीति कहने का मतलब स्वतंत्र व्यापार नीति से भी ज्यादा स्वतंत्रता इस व्यापारिक नीति को दी गई थी या इस व्यापारिक नीति में दिया गया। द्वितीय महायुद्ध के समय जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो द्वितीय महायुद्ध के समय अमेरिका एवं विश्व के अन्य देशों द्वारा इस नीति को अपनाया गया था। ये जो व्यापारिक नीति है अमेरिका के द्वारा और विश्व के और भी जो देश हैं उन देशों के द्वारा इस व्यापारिक नीति को अपनाया। युद्धोत्तर काल में विश्व व्यापार का एक पक्षीय विकास प्रारंभ हो गया। जब युद्ध की समय था, जब युद्ध की स्थिति थी, उस समय जो व्यापार हो रहा था उस व्यापार का एक पक्षीय विकास, एक पक्ष का मतलब है कुछ देशों का तो विकास हो रहा है और कुछ देशों का विकास नहीं हो पा रहा है। कहने का मतलब यह है कि विश्व व्यापार में अमेरिकी प्रभुत्व, क्योंकि अमेरिका ने इस नीति को तो अपनाया था, साथ में दूसरों देशों ने अपनाया, लेकिन अमेरिका जो शक्तिशाली देशों के अंतर्गत आता है उस अमेरिका का जो है प्रभुत्व निरंतर बढ़ता ही जा रहा था, वो दिनों दिन प्रगति कर रहा था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में से डॉलर की स्थिति निरंतर सुदृढ़ होती गई। जब अमेरिका जो है शक्तिशाली देशों के अंतर्गत आने लगा तो वहां के देश की जो मुद्रा है, अमेरिका के देश की जो मुद्रा है वो क्या है, डॉलर है। तो जो देश शक्तिशाली होगा उस देश की मुद्रा भी जो है सुदृढ़ होती गई या मजबूत होती गई। प्राय विश्व व्यापार से जो ये विश्व व्यापार हो रहा था, सभी देशों का आपस में जो लेन देन हो रहा था, वैश्वीकरण की नीति जो अपनाई गई थी उससे विकसित राष्ट्र ज्यादा लाभान्वित हो रहे थे और विकासशील देश जो हैं, जो कि छोटे देश हैं, पिछड़े हुए देश हैं, अल्प विकसित देश हैं, उन अल्प विकसित देशों के हितों की उपेक्षा की जा रही थी। इसके अलावा विकसित राष्ट्र लाभान्वित हुए, विकासशील देशों के हितों की उपेक्षा होने लगी। विकासशील राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मार्ग में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। कहने का मतलब यह है कि जो अधिक स्वतंत्र व्यापार नीति है ये विकसित देशों के लिए अनुकूल थी। किसके लिए? विकसित देशों के लिए लाभान्वित या अनुकूल भी कर सकते हो, अनुकूल व विकासशील देशों के लिए व विकासशील देशों के
लिए प्रतिकूल या उनके हितों के विपरीत, उनके हितों के विपरीत थी। इसलिए जो अमेरिका है उसका प्रभुत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वो शक्तिशाली देशों के अंतर्गत आ रहा था, और जिस देश की स्थिति शक्तिशाली होगी उस देश की मुद्रा भी निश्चित तौर पर सुदृढ़ मानी गई। इस प्रकार अधिक स्वतंत्र व्यापार नीति जो है ज्यादा समय तक विकासशील देशों के लिए अच्छी नहीं रही, इसलिए इन्होंने जो है विकासशील देशों ने अधिक स्वतंत्र व्यापार नीति का जो है अनुसरण नहीं किया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट नीति जो है आपकी संरक्षण की नीति आती है। काफी इंपॉर्टेंट नीति है ये भी। थर्ड नीति और फिफ्थ नीति इंपॉर्टेंट है, यही पूछी जाती है एग्जाम में, और इसी को अपन विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कल या नेक्स्ट क्लास में। संरक्षण की नीति, संरक्षण क्या होता है? संरक्षण का मतलब होता है अपने देश के उद्योगों को घरेलू प्रतिस्पर्धा से बचाना ही संरक्षण कहलाता है। अब ये क्या होता है, संरक्षण क्यों होना चाहिए, ये सही है या गलत है, इसके बारे में विस्तृत रूप से अपन जब इसका विवेचन बड़े रूप में करेंगे तब करेंगे। अभी तो आप संरक्षण की नीति के अंतर्गत से ये समझ लीजिए, जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, जो प्राचीन अर्थशास्त्री, क्लासिकल अर्थशास्त्री जिनको अपन बोलते हैं, इनको आप परंपरावादी अर्थशास्त्री भी बोल सकते हो, तो उनके द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्र व्यापार नीति के अनेक गुण होते हुए, जो स्वतंत्र व्यापार नीति थी उसमें गुण थे, अनेक गुण होते हुए भी विश्व के अनेक देशों ने इसका विरोध करते हुए जो है संरक्षण की नीति को अपनाया। कहने का मतलब जो स्वतंत्र व्यापार नीति थी वो काफी अच्छी थी, उसमें काफी गुण भी थे, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जो स्वतंत्र व्यापार नीति के पक्षधर नहीं थे, तो वो स्वतंत्र व्यापार नीति को ना अपनाकर संरक्षण की नीति को उन्होंने अपनाया। सन 1791 में, सन 1791 में जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं अलेक्जेंडर हैमिल्टन, हैमिल्टन 1791 में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने स्वतंत्र व्यापार के विरुद्ध नेतृत्व प्रदान करने वाली राष्ट्रवाद की नीति को जन्म दिया। कहने का मतलब संरक्षण की नीति को, संरक्षण की नीति राष्ट्रवाद की नीति भी कही जाती है। बाद में जर्मन अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट, बाद में जर्मन अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट ने जो है इस नीति को काफी आगे बढ़ाया और उसे अधिक विकसित किया। संरक्षण की नीति का तात्पर्य, यह संरक्षण की नीति कहते किसे हैं, यह एक ऐसी नीति है जो विश्व के सापेक्षिक मूल्यों की तुलना में घरेलू सापेक्षिक मूल्यों में वृद्धि करके घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देती है, यानी कि विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाए रखने के लिए अपने देश के अंदर जो उद्योग है उनको क्या प्रदान करती है, उनको संरक्षण प्रदान करती है। सरल शब्दों में अगर अपन बात करें तो सरल शब्दों में इसको ये बोला जाएगा कि देश के घरेलू उद्योगों को कुछ सुविधाएं व आर्थिक सहायता देकर संरक्षण की जो है नीति अपनाई जाए तथा साथ में विदेशी वस्तुओं पर ऊंचे कर लगाकर और उनको कम प्रोत्साहित या हतोत्साहित करने की नीति को ही संरक्षण की नीति कहा जाता है। इसके अंदर आप ये परिभाषा लिख लो। अगर
है क्वेश्चंस, तो आपको यही लिखना है। वैसे मैं आपको और आगे दिखा दूंगी। देश के जो उद्योग हैं उन उद्योगों को कुछ सुविधाएं दी जाए, कुछ आर्थिक सहायता दी जाए ताकि उनकी लागतों में कमी हो सके, उनकी कीमत कम हो सके विदेशों से आने वाली वस्तुओं की अपेक्षा। तो तथा साथ में जो विदेशी वस्तुएं हैं उन विदेशी वस्तुओं पर कर लगाकर और भी बहुत सारे जो है टैक्सेस जोड़कर उन वस्तुओं को महंगा किया जाए ताकि वो वस्तु हमारे देश में बिना बिके ही रह जाए। ये नीति ही आपकी संरक्षण की नीति कहलाती है। इसकी परिभाषा मैं आपको बाद में दिखा दूंगी जब अपन इसका बड़ा क्वेश्चन करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें संरक्षण की नीति, संरक्षण से लाभ, संरक्षण की हानियां, ये सारी चीजें आएगी। इसमें आपको बस मैं एग्जाम्पल यही दे सकती हूँ कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से लेकर कुछ सालों तक 5 साल की बात कर लें या 2 साल की बात करते हैं या साल भर की बात कर लेते हैं, इस 0 से 2 साल तक उस बच्चे को 24 घंटे निगरानी की आवश्यकता है क्योंकि वो काफी छोटा है। इसके बाद जब बच्चा 2 साल से 5 साल तक बड़ा हो जाता है तो उसकी निगरानी के घंटे 20 घंटे हो जाते हैं। चलो बच्चा इधर उधर खेल रहा है, कर रहा है, दादा दादी के पास खेल रहा है, चाचा चाची के पास खेल रहा है, तो कल कहने का मतलब जो माता है या पिता है उनकी निगरानी कम हो जाती है। जब बच्चा 5 साल से 15 साल का होता है, इस समय बच्चा स्कूल जाता है, 6 घंटे बच्चा स्कूल जाता है, इसके अलावा और भी खेलता रहता है, तो जो निगरानी के घंटे हैं वो घटकर कितने रह गए? 17 घंटे रह गए या 15 घंटे रह गए। कहने का मतलब निगरानी कम होती जाएगी धीरे धीरे। इसके बाद जब बच्चा 15 साल से जब बड़ा हो जाता है, 25 साल मान लो, 25 साल तक उसकी निगरानी के घंटे और कम हो जाते हैं और वो हो जाते हैं 5-7 घंटे। इसके बाद जब बच्चे की शादी वगैरह हो जाती है उसके बाद तो उस पर निगरानी की आवश्यकता ही महसूस नहीं की जाती, निगरानी नहीं करनी पड़ती। क्यों? पता है क्या? क्योंकि अब वो इतना विकसित हो गया है, इतना डेवलप हो गया है कि उस पर अब निगरानी की आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रकार हमारे देश के जो छोटे उद्योग हैं जो कि अभी अभी विकसित हुए हैं वो शिशु अवस्था में होते हैं। अगर इनको अभी निगरानी, कहने का मतलब इनको संरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा, विदेशी वस्तुओं से उनको संरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा तो वो वस्तु जो है पहले ही खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब है वो बिना बिके रह जाएगी, उसकी लागत के ज्यादा आने के कारण, कीमतों भी ज्यादा आने के कारण। तो उस छोटे उद्योग को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाए रखने के लिए पूर्ण संरक्षण की आवश्यकता होती है। उसके बाद वो धीरे धीरे डेवलप होने लगता है तो थोड़ा थोड़ा जो है विदेशी प्रतिस्पर्धा करवाने लगते हैं, फिर और बड़ा होने लगता है, फिर और बड़ा होने लगता है, और फिर जब इतना बड़ा हो जाता है, इतना डेवलप हो जाता है वो उद्योग, तो फिर बाद में यहाँ से संरक्षण की नीति को हटा दिया जाता है और तब संरक्षण की नीति को हटाकर स्वतंत्र व्यापार की नीति अपना दी जाती है। तो जैसे शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है, उसी प्रकार हमारे देश में जो छोटे उद्योग होते हैं उनको पहले स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा से बचाए रखने के लिए पूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाता है, फिर धीरे धीरे उनका संरक्षण कम किया जाता है और लास्ट में जब वो इतना डेवलप हो जाते हैं उसके बाद उनको संरक्षण की नीति से हटाकर स्वतंत्र व्यापार की नीति के अंतर्गत डाल दिया जाता है। ये सारी चीजें अपन संरक्षण की नीति के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये 5 आपके स्वतंत्र व्यापारिक नीतियां जो थी वो हुई है, इसमें से छोटे क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में आप एक बार देख लेना। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो पूछिए। आगे नेक्स्ट क्लास जब अपन करेंगे तो स्वतंत्र व्यापार नीति के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे।